आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद शेख मुजफ्फर साहब, मीरवाइज लतीफ़ साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, मुफ्ती निसार साहब, खालिदा जी, हाजी मोहम्मद जमील, सभी मोहतरम मुअज़्ज़म मौलवी साहिबान, युवा साथियों, विभिन्न स्थानों से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मीडिया के साथियों, सबको नमस्कार, आदाब। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एक नई, अच्छी और बड़ी पहल आप सबने यहाँ प्रारंभ की है और मैं मानता हूँ कि एक नए सुबह का आगाज होने वाला है। आपकी ये जो कोशिश है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो बीज आप लगा रहे हैं, आने वाले समय में एक वटवृक्ष का रूप जरूर धारण करेगा। मेरे बड़े अजीज दार्शनिक मौलाना वहीउद्दीन खान साहब ने अपनी किताब सत्य की खोज में लिखा था कि प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य के इतिहास की सर्वसम्मत गवाही यही है कि खुदा की चेतना मानव प्रकृति की निहायत ही शक्तिशाली चेतना है और इंसान कभी भी ऐसे दौर से नहीं गुजरा जब वो खुदा की चेतना से खाली रहा। मेरी तारीखियों के दामन में एक माहिर तमाम होता है, मेरी खामोशियों के पर्दों में एक सोरे कलाम होता है। बंद होती है जब मेरी आंखें तेरा दीदार आम होता है। और सवाल ये उठता है कि जब हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस में खुदा या ऊपर वाले की याद के सिवाय कुछ भी नहीं है, जब प्रेम मोहब्बत के अलावा उसने कुछ और देकर हमें इस धरती पर नहीं भेजा, तो ऐसा क्या मामला है, ऐसी कौन सी घटना है जब इंसान सही रास्ते से भटक जाता है? ये मुझे लगता है कि एक विचारणीय प्रश्न है। हम सबको मिलकर के उस पर विचार करने की जरूरत है। जीवन में भटकाव, सबके जीवन में भटकाव आता है, लेकिन अच्छा मनुष्य वो बनता है जो उस भटकाव को पार करके सही रास्ते पर चलता है। जो विषय आप लोगों ने आज चिन्हित किया है, काउंटर रेडिकलाइजेशन, विभिन्न पहलुओं पर आप में से अनेक लोगों ने चर्चा की होगी, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। मेरी इच्छा थी कि मैं रहूं, लेकिन मुझे जाना है। अभी मैं अनंतनाग से आया हूं और आज अनंतनाग में जब गया था तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ढेर सारी परियोजनाओं को आज कश्मीर की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा, खासतौर से बिजली के मामले में। 7 अगस्त 2020 को मैं आया था और कुछ महीने बाद ही सर्दियां शुरू हुई थी। 3 महीने के प्रयासों के कारण मैं कह सकता हूं कि उसके 1 वर्ष पहले से अच्छी बिजली पिछले वर्ष विंटर में दी गई। इस वर्ष पिछले वर्ष से भी बेहतर बिजली देने में हम सफल रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से और अब तक मोटे तौर पर 3450 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है, यानी बनती है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं और आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग 22 में बात कर रहे हैं, 26 के प्रारंभ होते होते
इतनी ही बिजली और जम्मू कश्मीर में बनने लगेगी। ये काम पिछले 1-1.5 साल में हमने किए हैं। कई परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। आने वाले दिनों में कुछ और परियोजनाओं का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। बिजली के मामले में जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता की मैं बात करूं तो 2020 तक हमारी जो क्षमता थी वो 8394 MVA 8394 MVA थी। 70-72 सालों में हमने इसे 70 सालों में प्राप्त किया था। 2 वर्षों में 3806 3806 MVA की क्षमता जम्मू कश्मीर की बढ़ गई है और आने वाले 1 वर्ष के अंदर मैं समझता हूं 2000 MVA और बढ़ जाएगी। सड़क जिस रफ्तार से बनती थी, आप इसको तहकीकात कर सकते हैं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उसके दुगने से भी ज्यादा रफ्तार से बन रही है। मैग्नेटाइजेशन जिस रफ्तार से होता था उसके 3 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ये सच है कि लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ गई। मुझे मालूम है कि अनेक गांव हैं जहां भी सड़कें नहीं। मुझे ये भी मालूम है कि अनेक सड़कें हैं जिन पर काम नहीं हो रहा है। तो जिनके गांव की सड़क नहीं बन रही, वो तो यही कहेंगे कि हमारे गांव की कब बनेगी। या जिस सड़क पर काम नहीं होगा उस सड़क से गुजरने वाले लोगों की तो एक ही अभिलाषा होगी कि इस सड़क पर काम कब होगा। देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब बनी थी। मैं उस समय देश की संसद में था और जब योजना बनी तो तय हुआ कि 1000 आबादी के जो गांव हैं उनको इस योजना के अंतर्गत अच्छी सड़क से जोड़ा जाए। जब देश भर के बाकी राज्यों के लिए क्राइटेरिया थी कि 1000 आबादी, तो जो हिली स्टेट्स हैं, पर्वतीय राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर आता है, उसके लिए आबादी की क्राइटेरिया 500 थी। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 देश में पूरी हो गई। फेज 2 प्रारंभ हुआ। फेज 2 में क्राइटेरिया रखी गई कि 500 आबादी के जो गांव हैं वो इस योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़े जाएं। देश के बाकी राज्यों में जब ये क्राइटेरिया 500 थी आबादी की, तो पर्वतीय हिली स्टेट जिसमें जम्मू कश्मीर आता है उसके लिए क्राइटेरिया 250 आबादी थी। माने जिस गांव की पॉपुलेशन 250 है उसको पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। 31 मार्च को वो योजना भारत सरकार बंद कर रही है और जम्मू कश्मीर के 947 गांव थे पिछले साल जो सड़क से नहीं जुड़े। देश में कोई दूसरी जगह नहीं है। योजना मार्च में बंद हो रही। मैंने प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध किया है। इन 947 में से लगभग 186 गांवों की सड़कें हम बना रहे हैं। बाकी के लिए भी उनसे हमने अनुरोध किया है और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने भरोसा दिया कि नहीं, जम्मू कश्मीर के गांव छूटेंगे नहीं, उन्हें अलग से योजना भी बनानी पड़ेगी तो बना करके उन्हें भी जोड़ दिया जाएगा। मैं बात बिजली की कर रहा हूं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में देश के दूसरे राज्यों पिछले 7-8 सालों में जो बदलाव हुआ है, जो रिफॉर्म्स हुए हैं पावर सेक्टर, ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ श्रीनगर शहर में 20-22 घंटे बिजली देने की स्थिति नहीं थी। कल मैंने 3 फीडर श्रीनगर शहर के, जिसमें मोटे तौर पर लगभग 5900 कंज्यूमर होंगे, कल तय किया गया है कि इन तीनों फीडर के कंज्यूमर्स को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। रिलायबल एंड क्वालिटी पावर 24/7। और धीरे धीरे ये संख्या फीडरों की हम आगे बढ़ाने वाले हैं। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। 6000 करोड़ के आसपास की बिजली हम खरीदते हैं। 2600 करोड़ का रेवेन्यू हमें आता है। अब ये व्यवस्था लंबे समय तक चल नहीं सकती और जो बिजली का बिल भरता है उसे बिजली मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए और ये व्यवस्था
जम्मू कश्मीर में लागू होनी ही चाहिए कि जो बिजली का बिल भर रहा है उसे 24 घंटे बिजली मिले। मैं इस बात से सहमत हूं कि समाज में गरीब लोग भी हैं, गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनको सस्ते दर पर बिजली देनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग संपन्न हैं, जो लोग दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं, मैं समझता हूं इस व्यवस्था को चलाना मैंने गरीबों के हक पर डाका डालना है, और ये व्यवस्था मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं आपका सहयोग करूं। कई अभी हाल ही में भारत सरकार देश की राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का बजट पारित हुआ है। इस बजट को जरा बारीकी से देखने की जरूरत है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बजट को लेकर के कितना विकास होगा, उसकी चर्चा में नहीं करना चाहता, केवल एक पक्ष में उसका रखना चाहता। इस बजट को पर कैपिटा में बदलिए तो मोटे तौर पर जो आंकड़ा आएगा $950 एक आदमी के लिए भारत सरकार यहां खर्च करेगी। और यही बगल में चले जाइए जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसकी दुहाई दी जाती है, मैं आज कहना चाहता हूं कि वहां का बजट अगर आप देखेंगे पर कैपिटा तो 78.55 मिलियन पर कैपिटा, मैंने एक आदमी के लिए 78.55, और कश्मीर में रहने वाले नागरिक के लिए $950 पर कैपिटा। इस अंतर को समझने की जरूरत है। ये लोग कौन सा कश्मीर बना सकते हैं जो खुद लोगों की सामान्य जरूरतों को पूरा नहीं करते? मुझे लगता है गंभीर प्रश्न है, इस पर जरा मंथन करिए, विचार करिए। जहां तक हुनर का सवाल है, टैलेंट का सवाल है, प्रतिभा का सवाल है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि देश के किसी हिस्से से ज्यादा प्रतिभावान, हुनर वाले, टैलेंटेड यूथ जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में। इंडियन विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में मैं गया हूं, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, जब मेडल्स बांटने का समय आता है, मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चियां हमारे बच्चों से बहुत आगे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जब मैं गोल्ड मेडल दे रहा था तो मोटे तौर पर 70% गोल्ड मेडल बच्चियों ने हासिल किया। ये हमारे लिए गौरव की। और तो जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जम्मू कश्मीर के बच्चों ने और बच्चियों ने जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है, देश का नाम भी रोशन किया। मुझे लगता है हमारे रोल मॉडल वो हो सकते हैं। और मुझे लगता है जो बात मुजफ्फर साहब कह रहे थे, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो देश में आई है, मैं समझता हूं वो निश्चित रूप से हमारे युवाओं का ही नहीं भला करने वाली है, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सक्षम जम्मू कश्मीर और भारत बनाने में भी हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने वाली है। हम शिद्दत से नई एजुकेशन पॉलिसी को अगले सत्र से पूरी तरह ईमानदारी से लागू करेंगे। जो कुलपतियों की नियुक्ति हमने की है विश्वविद्यालय में, आपके बीच में चुनौती के साथ कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कोई क्राइटेरिया नहीं रही सिवाय इसके कि एकेडमिक एक्सेलेंस हो, रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर कंट्रीब्यूशन हो, इनोवेशन और स्टार्टअप के फील्ड में उस आदमी ने बड़ा काम किया, वैसे लोग कुलपति हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को खास तौर से देखने को मिलेगा। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि धर्म केवल जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। कोई भी धर्म, जो लोग धर्म की व्याख्या मुझे लगता है इस तरह करते हैं, शायद वो समझते नहीं इस चीजों को। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जमीन सूफी संतों की जमीन रही है। शम्स फकीर का कहना है कि दरियाह मंजर, अर्थात दरिया के बूंद का जन्म हुआ और बूंद के भीतर ही दरिया समा गया। अगर शंकराचार्य की तरफ आप जाएंगे, जिन्होंने कश्मीर में तपस्या की, और अनेक लोग मानते हैं कि जिनकी ऊर्जा का संदेश आज भी यहाँ है, उनका कहना था कि सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। आप अपने मन से पूछिए कि जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तीर्थ कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और खासतौर से धर्म गुरुओं से मैं निवेदन करूंगा, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई इस समाज में। मेरा आप सबसे आग्रह है
कि हमारे युवा साथियों को सही रास्ते पर लाने में आप भी अपना योगदान करिए। शिक्षा के माध्यम से प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम प्रशासन अकेले नहीं कर सकता। और मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में जिसको आप चेंज कहते हैं, हिंदी में जिसे परिवर्तन कहते हैं, चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, माने मैं। जो भी परिवर्तन के लिए काम करता है या जो भी चाहता है समाज में हम परिवर्तन के लिए काम करें, उसे खुद परिवर्तित होकर के एक आदर्श के रूप में बनना होता है, तब उसका अनुसरण समाज करता है। बापू को, महात्मा गांधी को जो देश इसलिए आज अनुसरण करता है कि उन्होंने केवल बात से नहीं, अपने आचरण से, अपने कर्म से एक ऐसी मिसाल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत की। सत्य और अहिंसा, ये दो ऐसे अस्त्र उन्होंने पूरी दुनिया को दिए। मैं समझता हूं केवल देश नहीं, पूरी दुनिया इस बात की कायल है, और इसलिए बापू महान। मुझे लगता है वक्त आ गया, कहीं देर न हो जाए, हमारी युवा पीढ़ी फिर से जम्मू कश्मीर को उसकी ऊंचाई पर, बुलंदियों पर ले जाने में अपना पूरा योगदान करे, इस देश के विकास में अपना पूरा योगदान करे, क्योंकि षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। सुबह मैं 7 बजे कार्यक्रम में गया, बच्चे और बच्चियों ने रेस निकाली थी, नशा मुक्त श्रीनगर में। कोशिश की जा रही है कि युवा पीढ़ी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाए, उसमें धकेल दिया जाए, नशे की लत में हमारे युवा पड़ जाए। जिस युवा में क्षमता है कि पूरे जम्मू कश्मीर की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदल सकता है, उसे ही बर्बाद करने की साजिश रची जा रही। इस साजिश से हमें सावधान रहना। हम कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आइए इस अभियान में हम सब मिल करके अपनी पूरी युवा पीढ़ी को इस बर्बादी से बचाएं। मैं समझता हूं इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी इबादत है। अंत में आयोजकों को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मन में बहुत सारे विचार हैं, मेरी फ्लाइट निकल गई थी मुजफ्फर साहब, मैं फिर अवसर मिला तो आपसे चर्चा करूंगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो। कल गल्फ कंट्री से 36 बड़े सीईओ आए। कहे साहब, हम पूरी शिद्दत के साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। MR, DP वर्ल्ड, लुल्लू ग्रुप के लोग यहाँ से हार्टिकल्चर प्रोड्यूस ले जाकर के दुनिया के दूसरे देशों में बेच रहे हैं। तो मुझसे मिलने किसान आए थे, उन्होंने कहा साहब हमारा जीवन बदल गया है, हमें दुगुना पैसा मिल रहा है पहले से। इस स्थिति को हम बदलने जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम आई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ का इंसेंटिव दिया था। जब योजना बनी थी तो मैं भी सोचता था कि शायद 20-25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। आज मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूँ, 27,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए, जमीन दे दी गई। 27,000 crore investment has been cleared and land has been allotted to them। और ये 70,000 करोड़ जाने वाला है। यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस आंकड़े को अगर मैं थोड़ा तब्दील करके बताऊं तो 47 से और 6 महीने पहले तक कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में प्राइवेट 15,000 करोड़ आया और 6 महीने में 27,000 करोड़ आया है। और ये 70,000 करोड़ जरूर पहुंचेगा। कम से कम 6-7 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, संपन्नता भी आएगी, लोग अपने सपनों का जम्मू कश्मीर बना सकेंगे। इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ मैं अपनी बात यही पूरी करता हूं और आपसे विदा भी लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।